गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रंस। आज हम हिंदी लोकवाणी से पाठ क्रमांक 7 छोटा जादूगर इस पाठ का अध्ययन करेंगे। छोटा जादूगर इस पाठ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, यानी कवियों में से प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि माने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कृतियों में झरना, आंसू, लहर ये इनके काव्य संग्रह हैं। कामायनी महाकाव्य में आते हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक हैं। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल ये इनके कहानी संग्रह हैं। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो प्रसिद्ध मानी गई है। छोटा जादूगर यह एक संवादात्मक कहानी है। संवाद यानी बातचीत, वार्तालाप, अर्थात किसी भी विशेष घटना को रोचक ढंग से बातचीत के रूप में, वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत करना ही संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में जयशंकर प्रसाद जी ने एक छोटे से बालक के जीवन संघर्ष और चातुर्यपूर्ण साहस को उजागर किया है कि किस तरह से एक छोटा सा बालक अपने जीवन में संघर्षों से लड़ता है और उन संघर्षों से लड़ते लड़ते भी अपने अंदर किस तरह से वो साहस बनाए रखता है, हिम्मत बनाए रखता है, इसे ही बताने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं पाठ क्रमांक 7 छोटा जादूगर। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद यानी शोर शराबा। यहाँ पर लेखक कहता है कि कार्निवल का जो मैदान था वहाँ पर चारों तरफ बिजली की जगमगाहट थी। चारों ओर लोगों के हंसने मजाक करने के शोर शराबे थे। कार्निवल गोवा में स्थित है। गोवा के कार्निवल में दिसंबर महीने में एक उत्सव मनाया जाता है। उसी उत्सव से कार्निवल का पूरा मैदान बिजली की जगमगाहट और लोगों के शोरगुल से गूंज रहा था। लेखक कहता है, मैं भी वहीं खड़ा था, एक छोटे से फुहारे के पास। फुहारा यानी फाउंटेन। लेखक का कहना है कि उस फुहारे के पास मैं भी खड़ा था जहां पर एक लड़का चुपचाप खड़ा हुआ था और कुछ देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। सूत यानी कि कॉटन। लेखक बताता है कि उसी फुहारे के पास जहां पर एक लड़का चुपचाप खड़ा था, वहीं पर मैं भी खड़ा था और उस लड़के को देख रहा था। उस लड़के ने फटा हुआ सा कुर्ता पहन रखा था और उस कुर्ते पर एक सूत की रस्सी भी टांग रखी थी। जेब में कुछ ताश के पत्ते थे, यानी कि गले में रस्सी पड़ी हुई थी, जेब में ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। विषाद यानी चिंता। उसके चेहरे पर एक गंभीर चिंता दिखाई दे रही थी, पर उस चिंता के साथ साथ उसके चेहरे पर धैर्य भी दिख रहा था, यानी हिम्मत भी नजर आ रही थी। लेखक का कहना है कि उस बालक को देखने के बाद मुझे वो बालक बहुत ही चिंतित लगा, लेकिन चिंतित के साथ साथ उसमें मुझे धैर्यता यानी कि साहस, हिम्मत भी नजर आई। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। लेखक का कहना है कि ना जाने मैं उसकी तरफ क्यों आकर्षित हुआ, ना जाने क्यों उसे देखकर मेरा मन उसकी तरफ
खिंचा हुआ चला गया। उसके आभाव में भी संपूर्णता थी। यानी यहाँ पर लेखक का कहना है कि वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं दिख रहा था। उसके जीवन में बहुत सी कमियां नजर आ रही थी। उसके जीवन में दुख नजर आ रहा था। यानी कि वो बालक जैसे अपने जीवन में बहुत से दुखों को झेल रहा था, लेकिन फिर भी संपूर्ण नजर आ रहा था। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? लेखक कहता है कि उस बालक को देखकर मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ। उसके जीवन में बहुत सी कमियां होने के बावजूद भी, यानी कि बहुत से चिंताओं से घिरे होने के बावजूद भी वो मुझे संपूर्ण नजर आया। मैं उसके पास गया और उससे मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप आई एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने देखा कि उस बालक के जीवन में अभाव ही अभाव था, परंतु उस अभाव में भी लेखक को उसके जीवन में एक संपूर्णता नजर आई। लेखक उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? अब आगे जब लेखक उस बालक से पूछता है कि तुमने इसमें क्या देखा, तब बालक जवाब देता है, मैंने सब देखा है। कैसे यहाँ पर लोग चूड़ी फेंकते हैं, कैसे खिलौनों पर निशाना लगाया जाता है, कैसे तीर से नंबर छेदे जाते हैं, यानी नंबरों पर निशाना लगाया जाता है। इन सारे खेलों में मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना सबसे अच्छा मालूम हुआ। उसके साथ ही साथ बालक ये भी कहता है कि ये जादूगर जो खेल दिखा रहा है वो बिल्कुल निकम्मा है। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा खेल तो मैं दिखा सकता हूँ, यानी ताश का खेल। पर मेरे ताश के खेल को देखने के लिए टिकट लगता है। तब लेखक कहता है कि अच्छा, तो चलो मैं तुमको वहाँ ले चलूँ जहाँ पर खिलौनों का खेल चल रहा था, खिलौनों पर निशाना लगाने का खेल चल रहा था। लेखक उस बालक को वहाँ पर ले जाने के लिए कहता है और मन ही मन सोचता है कि मेरे आज के मित्र तुम ही हो। तब बालक लेखक से कहता है कि वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, यानी हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे? लेखक कहता है, चलिए निशाना लगाया जाए, यानी हम वहाँ पर जाकर निशाना लगाएंगे। वो बालक लेखक के साथ जाने को तैयार हो जाता है, यानी स्वीकृति दे देता है। लेखक भी उसकी स्वीकृति से सहमत होता है और कहता है कि तो चलो फिर पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया, यानी उस खिलौने के खेल को देखने जाने से पहले, उस खिलौनों के खेल के पास जाने से पहले चलो हम थोड़ा शरबत पी लेते हैं, ऐसा लेखक उस बालक से कहता है। और बालक भी स्वीकार सूचक यानी हाँ करते हुए सिर हिलाता है, यानी सिर हिलाकर वो लेखक को हाँ कहता है। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले गए। लेखक कहता है कि उस मैदान में लोगों की, मनुष्यों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ठंड का मौसम होते हुए भी हमें गर्मी महसूस हो रही थी। हम दोनों ने जाकर शरबत पिया और शरबत पीकर हम दोनों निशाना लगाने चले गए। रास्ते में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे और कौन हैं? उसने जवाब दिया, मेरे माँ और बाबूजी हैं। यानी रास्ते में चलते चलते लेखक ने बालक से उसके घर में के बारे में पूछा। तब उसने अपने घर के बारे में बताते हुए ये कहा कि मेरे घर पे मेरी माँ और बाबूजी भी हैं। लेखक कहता है, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तब बालक बताता है कि बाबूजी जेल में हैं। लेखक उससे पूछता है, क्यों? बालक कहता है, देश के लिए, गर्व से। यानी उस बालक के पिता देश के
देश के लिए जेल में हैं। इस बात का उस बालक को गर्व है और वो गर्व से उस लेखक को बताता है कि देश सेवा के लिए मेरे पिताजी जेल में हैं। तब लेखक उससे कहता है, और तुम्हारी माँ? मेरी माँ बीमार है। तब लेखक को थोड़ा सा उस बालक पर गुस्सा आता है, क्योंकि लेखक को लगता है कि बालक अपनी बीमार माँ को छोड़कर यहाँ पर खेल तमाशे देखने आया है। इसलिए थोड़ा सा नाराजगी में आकर वह बालक से कहता है कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो। तब बालक के मुंह पर एक तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार करना यानी अपमान करना, यानी कि बालक के चेहरे पर जो हंसी आई, उस हंसी को देखकर लेखक को ऐसा लगा जैसे वो मेरा अपमान कर रहा हो। बालक ने बताया, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसा ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य यानी दवा। अर्थात जब लेखक ने नाराजगी स्वर में उस बालक से ये कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ पर तमाशा देखने आए हो, यानी मज़ा करने आए हो, तब बालक उस लेखक पर हंसते हुए एक तिरस्कार, यानी जैसे वो लेखक को अपमानित कर रहा हो, एक अपमानित हंसी हंसते हुए वो लेखक को बताता है कि मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं बल्कि दिखाने आया हूँ। मैं तमाशा दिखाऊंगा तो मुझे उससे कुछ पैसे मिलेंगे और उन पैसों से मैं अपनी माँ को दवा दूंगा। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप आई एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने देखा कि बालक लेखक को बताता है कि वो यहाँ पर कोई खेल तमाशा देखने नहीं बल्कि दिखाने आया है। खेल तमाशा दिखाकर उसे जो पैसे मिलेंगे, उन पैसों से वो अपनी माँ की दवा कराएगा। अब आगे बालक लेखक से कहता है कि आपने मुझे शरबत ना पिलाकर मेरा खेल देख लिया होता और मेरे खेल के बदले मुझे पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक खुशी होती। बालक की इस बात को सुनकर लेखक आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगता है। बालक भी अपनी सफाई देते हुए कहता है, हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। ये बात सुनकर लेखक बालक से पूछता है, कहाँ? तब बालक कहता है, जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। लेखक ने बालक से पूछा कि कहाँ नहीं गए। तब लेखक बताता है कि जेल में। अर्थात बालक भी देश के लिए अपने पिता के साथ जेल जाना चाहता था, परंतु माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। ऐसा वो लेखक से कहता है। उसके बाद वो लेखक से कहता है कि जब लोग खेल तमाशा दिखाते ही हैं, पैसा कमाते ही हैं, तो फिर मैं क्यों न दिखाऊं। मैं भी खेल तमाशे दिखाकर अपनी माँ की दवा कर सकता हूँ और अपना पेट भर सकता हूँ। लेखक कहता है, मैंने एक दीर्घ निश्वास लिया, मतलब मैंने एक लंबी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। लेखक का कहना है कि उस छोटे से बालक से इतनी बड़ी बात सुनकर मैंने एक लंबी सांस ली। मेरे चारों तरफ जैसे बिजली के लट्टू नाच उठे। मन व्यग्र से भर उठा। यानी बालक की बात सुनकर लेखक का मन ग्लानि से भर उठा। लेखक को उसकी बातों से दुख हुआ, ग्लानि हुई कि उसने उस बालक से इतने कठोर शब्दों में कैसे बात की। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। लेखक को ग्लानि महसूस हुई, लेकिन अपनी ग्लानि को अंदर ही रखते हुए उसने बालक से कहा कि अच्छा चलो अब निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था।
मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। लेखक कहता है कि जहाँ पर गेंद से खिलौनों को गिराया जाता था, हम उस जगह पहुँचे। मैंने 12 टिकट खरीदी और उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। वह निकला पक्का निशानेबाज। लेखक का कहना है कि वो छोटा सा बालक पक्का निशानेबाज निकला। उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले भी दंग रह गए। अर्थात उसने जितनी बार भी गेंद मारी, उतने बार उससे कोई न कोई खिलौने मिले। इस तरह से 12 गेंदों के 12 खिलौने उसको मिल गए। उसने अपने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उस खिलौनों को उठाता कैसे? कुछ उसने रुमाल में बांधे और कुछ अपने जेब में रख लिए। इस तरह से उसने अपने सारे खिलौने इकट्ठा किए और बाबूजी से कहा कि बाबूजी, आपको मैं तमाशा ज़रूर दिखाऊंगा। बाहर आ जाइए, अब मैं चलता हूँ। और वहाँ से 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो जाना यानी वहाँ से चलते बनना। अपने सारे खिलौनों को लेकर बाबूजी को तमाशा दिखाने की बात कहकर वो वहाँ से चल दिया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल गई। आँख बदल जाना यानी मौका परस्त होना। अपना काम निकला बस, यानी जैसे ही हमारा काम किसी से हो जाए उसे भूल जाओ। ऐसी फीलिंग्स, ऐसी भावना लेखक के मन में आई कि बालक का काम हो गया, बालक को खिलौने मिल गए तो बालक बदल गया। लेखक को बालक के अंदर बदलाव नजर आया। फिर बालक अपने रास्ते चला गया और लेखक अपने रास्ते। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। लेखक कहता है कि जैसे ही बालक वहाँ से चला गया, मैं भी घूमते फिरते एक पान की दुकान पर आया। पान की दुकान पर आकर पान खाई और फिर यहाँ वहाँ टहलते रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। यहाँ वहाँ टहलते टहलते मैं एक झूले के पास गया और झूला ऊपर से नीचे कैसे हो रहा है ये देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। अचानक से मुझे ऊपर से आवाज़ आई। हिंडोला यानी गोल गोल घूमता झूला। अचानक से मुझे एक आवाज़ आई, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? बालक ने कहा, मैं हूँ छोटा जादूगर। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप आई एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ क्रमांक 7, छोटा जादूगर। इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेखक बालक को 12 टिकट खरीद कर देता है। उन 12 टिकटों से बालक खिलौने जीतता है और उन खिलौनों को लेकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर आपका पहला भाग खत्म होता है। चलिए देखते हैं छोटा जादूगर इस पाठ का दूसरा भाग। कोलकाता के सुरम्य बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। लेखक कहता है कि कोलकाता के सुरम्य बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से, लाल फूलों से भरी हुई एक छोटी सी मनोहर यानी मन को मोह लेने वाली झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में मैं अपनी मंडली यानी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ जलपान यानी कि नाश्ता कर रहा था। हम दोस्तों में बातें हो रही थी। इतने में मुझे वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। उसके हाथ में 4 खाने यानी चौखट स्क्वायर की खादी स्क्वायर शेप में बनी हुई खादी का झोला था। साफ जांघिया यानी पैंट, उसने साफ सुथरा पैंट पहन रखा था और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। जो रुमाल उसने लेखक के पास से खिलौने बांधने के लिए
लिए थे उसी रुमाल को उस बालक ने सूत यानी कॉटन की रस्सी से अपने सिर पर बांध रखा था और एकदम मस्तानी चाल यानी झूमता झामता हुआ आकर बाबूजी से कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, अगर आप कहिए तो आज मैं अपना खेल दिखाऊं। इस पर लेखक कहता है, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। लेखक बालक से कहता है कि अभी नहीं, अभी हम जलपान यानी नाश्ता कर रहे हैं। तब बालक तुरंत कहता है, फिर इसके बाद क्या आप लोग गाना बजाना करोगे? क्योंकि बड़े लोग अक्सर खाना पीना खाने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद शौकिया रूप में नाच गाना भी देखते हैं, नाच गाना करते हैं। वही सोचकर बालक ने लेखक से कहा कि नाश्ता होने के बाद क्या आप लोग गाना बजाना करोगे बाबूजी? तब लेखक थोड़ा सा क्रोध में आकर, गुस्से में आकर कहता है, नहीं जी, तुमको कुछ कहने ही जा रहा होता है कि लेखक की पत्नी श्रीमती, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए। जैसे ही लेखक बालक को गुस्से में कुछ कहने जाता है, लेखक की पत्नी लेखक को रोक देती है और उस बालक से कहती है कि दिखाओ, तुम अपना खेल दिखाओ, अच्छे समय पर तुम आए, भला कुछ मन तो बहले। लेखक की पत्नी कहती है, कम से कम कुछ मन तो बहलेगा, कोई कुछ टाइम पास तो होगा। यानी लेखक के दोस्तों की मंडली में लेखक की पत्नी बोर हो रही थी, इसलिए जब बालक खेल दिखाने की बात करता है तो लेखक की पत्नी उस बालक से कहती है कि तुम अच्छे समय पर आए, अब कम से कम कुछ तो टाइम पास होगा। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। जैसे ही लेखक की पत्नी उस बालक को खेल दिखाने के लिए कहने लगती है, लेखक तुरंत चुप हो जाता है क्योंकि लेखक को अपनी पत्नी की वाणी में माँ जैसी मिठास नजर आती है जिसके सामने किसी लड़के को मना करना सही नहीं हो सकता। उसने खेल आरंभ किया। बालक ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने खेल में अपना अभिनय करने लगे, यानी कि कार्निवल के मैदान में लेखक द्वारा दिए गए टिकटों से उस बालक ने जितने भी खिलौने जीते थे उन सारे खिलौनों को वो निकाल कर बैठ गया। कहीं भालू मनाने लगा, कहीं बिल्ली रूठने लगी, कहीं बंदर घुड़कने लगा, कहीं गुड़िया का ब्याह हो रहा है तो कहीं गुड्डावर सयाना यानी कि समझदार हो गया। घुड़कना यानी कि चिमटी काटना। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। जैसे लड़का एक्शन करवा रहा था, वाचालता यानी एक्शन करवाना, जैसे ही लड़का उन खिलौने से एक्शन करवा रहा था वैसे ही अभिनय भी हो रहा था, अर्थात सारे खिलौने उसी तरह से अभिनय कर रहे थे। हाथों की सहायता से लेखक उन खिलौनों को यहाँ वहाँ हिलाता डुलाता तो ऐसा लगता कि बिल्ली रूठ रही है, भालू मना रहा है, बंदर घुड़क रहा है, गुड़िया का ब्याह हो रहा है, गुड्डावर सयाना हो रहा है। यानी बालक जिस तरह से उन खिलौनों से क्रियाएं करवाता था, खिलौने उसी तरह से क्रिया कर रही थी। उन खिलौनों को देखकर, उन खिलौनों की क्रियाओं को देखकर वहाँ जितने लोग थे सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप आई एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने देखा कि बालक कार्निवल में जीते गए सारे खिलौनों को वहाँ पर निकालकर उनसे अभिनय करवाने लगता है और खिलौनों द्वारा किए गए अभिनय को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अब आगे मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है।
लेखक कहता है कि जिस तरह से बालक उन खिलौनों से अभिनय करवा रहा था, जिस तरह से बालक उन खिलौनों से अभिनय दिखा रहा था, उसकी इस चतुराई को देखकर मैं सोचने लगा कि बालक को आवश्यकताओं ने यानी ज़रूरतों ने कितना जल्दी, शीघ्र यानी जल्दी चतुर बना दिया। यही तो संसार है, यानी इंसान को जब जैसी ज़रूरत पड़ती है वो अपने आप को उसी ज़रूरत के हिसाब से ढाल लेता है। यही संसार का नियम है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। लेखक उस बालक के बारे में बताते हुए आगे कहता है कि बालक के खेलों में ताश के पत्ते जो थे वो कभी लाल दिखते तो कभी काले दिखते। गले की सूत की डोरी कभी टुकड़े टुकड़े हो जाती तो कभी जुट जाती थी, एक साथ हो जाती थी। लट्टू अपने से नाच रहे थे। लट्टू यानी भौरा, जो हम डोरी में लपेट कर फेंकते हैं और वो गोल गोल घूमने लगता है। तो जो लट्टू था वो भी अपने आप नाचने लगा। यानी बालक किस तरह से जादू के खेल भी दिखा रहा था और लेखक ध्यान से उस बालक को देखकर ये सोच रहा था कि ज़रूरतों ने बालक को कितनी जल्दी चतुर बना दिया। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। लेखक कहता है उस बालक से कि बस बस, अब खेल दिखाना हो चुका, अब अपने सारे खिलौनों को बटोरो, यानी इकट्ठा, बटोरना यानी इकट्ठा करना, इकट्ठा करो, अब हमें भी जाना है। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए। जैसे ही लेखक की पत्नी ने उसे 1 रुपया दिया, लेखक खुशी से झूम उठा। मैंने भी कहा, ए लड़के। मेरे मुंह से ए लड़के सुनकर उस बालक ने कहा कि बाबूजी, मुझे ए लड़के नहीं बल्कि छोटा जादूगर कहिए, क्योंकि मेरा यही नाम है, इसी से मेरी जीविका है, यानी इसी से मैं अपना पेट पालता हूँ। मैं इसी नाम से जाना जाता हूँ, लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं और इसी नाम से मेरा पेट पलता है, मेरा जीवन चलता है। तो आप भी मुझे इसी नाम से बुलाइए। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस 1 रुपये से क्या करोगे? जैसे ही लेखक कहता है कि जैसे ही मैं उस बालक को कुछ बोलने जा रहा था कि बीच में मेरी पत्नी बोल उठी, अच्छा, तुम बताओ इस 1 रुपये से क्या करोगे? तब बालक ने कहा, पहले पेट भर के पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूत का यानी कॉटन का कंबल खरीदूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। यानी लेखक का कहना है कि जब मेरी पत्नी ने उसे 1 रुपया दिया तो मुझे वो 1 रुपया ज़्यादा लगा और उस बालक पर मुझे गुस्सा आया। लेकिन जैसे ही उसने पेट भर के पकौड़ी खाने की बात कही और कॉटन के कंबल खरीदने की बात कही, मेरा गुस्सा शांत हो गया। मैं अपने आप पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, मैं कितना स्वार्थी हूँ। लेखक कहता है कि उस बालक पर जो गुस्सा मुझे आया था, उस बालक से मेरा गुस्सा हट गया और वो गुस्सा मुझे अपने आप पर आने लगा, क्योंकि मैं कितना स्वार्थी था। मुझे अपने 1 रुपये की ज़्यादा चिंता थी, उस बालक की नहीं। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप आई एक्सरसाइज करोगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने देखा कि लेखक को बालक को 1 रुपये दिए जाने पर गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अपने 1 रुपये की चिंता होती है, उसे वो 1 रुपया ज़्यादा लगता है, इसलिए उसे बालक पर गुस्सा आता है। लेकिन जैसे ही वो बालक के मुंह से ये सुनता है कि वो 1 रुपये से पेट भरकर पकौड़ी खाएगा और सूत के कंबल खरीदेगा, तो पैसे का सही इस्तेमाल सुनकर लेखक का गुस्सा उस बालक पर से शांत हो जाता है और लेखक को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि उसने उस बच्चे के बारे में कितना गलत सोचा। उसे अपने 1 रुपये की ज़्यादा चिंता थी, उसे अपना 1 रुपया ज़्यादा लगा, उसे उस बच्चे की भूख
का एहसास नहीं हो पाया, ऐसा उसके मन में आता है। ये सोचकर वो अपने ऊपर क्रुद्ध होने लगता है। लेखक अपने ऊपर क्रुद्ध होने लगता है। अब आगे लेखक कहता है कि बालक के 1 रुपए पाने पर मुझे उस बालक से जलन होने लगी, यानी मैं कितना स्वार्थी हूँ, जबकि बालक कितना भूखा होगा इस बात का मैं एहसास नहीं कर पाया। मैं ये सोच ही रहा था कि उस बालक ने सबको नमस्कार किया और वहाँ से चला गया। हम लोग भी वहाँ से लता कुंज देखने चले गए, यानी लता कुंज यानी जैसे अंगूर वगैरह के वृक्ष जिसकी लताएं लटकती रहती हैं, हम वहाँ से लता कुंज देखने चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी। यहाँ पर आपका दूसरा पार्ट खत्म होता है। बालक खेल दिखाता है, सभी खेल देखते हैं, खेल को देखकर सभी खुश होते हैं। लेखक की पत्नी उस बालक को 1 रुपया देती है। बालक उस 1 रुपए का क्या उपयोग करेगा वो बताता है। वो सुनकर लेखक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोच में पड़ जाता है और वहीं से लेखक और बालक विदा होते हैं। बालक सबको नमस्ते करके वहाँ से चला जाता है और लेखक के दोस्तों की मंडली वहाँ से लता कुंज देखने चले जाते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा भाग खत्म हुआ। अब छोटा जादूगर का तीसरा भाग देखते हैं। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। लेखक बताता है कि एक बनावटी आर्टिफिशियल जंगल था जहाँ पर संध्या यानी शाम साए साए करके बह रही थी। जब हवाएं बहती हैं तो जो आवाज़ आती है उस आवाज़ को यहाँ पर लेखक ने साए साए का नाम दिया है। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अस्ताचलगामी यानी अस्त होता हुआ, डूबता हुआ सूर्य, डूबने की कगार पर रहता हुआ सूर्य वृक्षों की पत्तियों से अंतिम विदाई ले रही थी। वातावरण एकदम शांत था। हम लोग धीरे धीरे मोटर गाड़ी से हावड़ा स्टेशन की ओर जा रहे थे। रह रहकर वही छोटा जादूगर मुझे स्मरण हो रहा था, यानी याद आ रहा था। लेखक कहता है कि हम एक बनावटी जंगल को देखने चले गए जहाँ पर शाम के समय हवाएं साए साए कर कर बह रही थी और शाम का समय था, यानी सूर्य भी अस्त होने को था। सूर्य भी वृक्षों की पत्तियों से अंतिम विदाई ले रहा था। वहाँ का वातावरण शांत था। हम लोग धीरे धीरे उस मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में वो छोटा जादूगर ही बार बार याद आ रहा था। सचमुच वह झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। लेखक कहता है कि मैं उस छोटा जादूगर को इस तरह से याद कर रहा था कि सच में एक छोटे से झोपड़ी के पास मुझे वही बालक कंधे पर कंबल डाले हुए खड़ा मिला। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना? लेखक कहता है कि मैंने अपनी मोटर को उस बालक के पास रोका और उस बालक से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे? तब बालक बताता है कि मेरी माँ यहीं पर है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों में आंसू निकल कर आए। लेखक कहता है कि मैं उस बालक के पास गया। मैंने उस बालक से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे? तब उस बालक ने मुझे बताया कि मेरी माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उस मोटर से नीचे उतर गया और उसके साथ उस झोपड़ी में गया तो देखा कि एक स्त्री चिथड़ों में यानी फटे पुराने कपड़ों से लदी हुई
कांप रही थी, यानी उस स्त्री ने फटे पुराने से कपड़े पहन रखे हुए थे और ठंड से कांप रही थी। उस छोटे से जादूगर ने अपना कंबल निकालकर उसके ऊपर डालते हुए उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ। चिमटना यानी गले लगते हुए कहा, माँ। उसके माँ शब्द को सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप आए एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने देखा कि लेखक उस बालक की झोपड़ी में जाता है जहाँ पर एक स्त्री फटे पुराने चिथड़ों में लिपटी हुई ठंड से कांप रही होती है। बालक अपना कंबल उतारकर उस स्त्री पर डालते हुए उसे गले लगाते हुए माँ कहकर पुकारता है। बालक के मुंह से माँ शब्द सुनकर और उन दोनों की गरीबी अवस्था को देखकर लेखक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर आपका भाग 3 खत्म होता है। अगला भाग अब देखेंगे। इस भाग में बालक अपने माँ के साथ रह जाता है और लेखक वहाँ से चला जाता है। अब भाग 4। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। यहाँ पर ही लेखक अपने शब्दों को विराम देता है, यानी रुकता है। ये सोचकर लेखक उस दिन निकलता है कि अब मुझे कोलकाता से जाना है, तो जाने से पहले उस उद्यान को वापस देख लिया जाए और उस छोटे से जादूगर से मिल लिया जाए। लेखक छुट्टियां बिताने कोलकाता आया होता है। अब उसकी छुट्टियां खत्म होने को होती हैं, उसे अपने ऑफिस वापस लौटना होता है और कोलकाता से लेखक का मन भी ऊब गया होता है, यानी लेखक बोर हो गया होता है। लेकिन फिर भी कोलकाता से जाने से पहले, कोलकाता छोड़ने से पहले लेखक उस उद्यान को देखना चाहता था जहाँ पर बालक ने अपने खेल दिखाए थे और साथ ही साथ उस जादूगर से मिलने की इच्छा भी उसकी थी। ये सोचकर वह एक दिन अकेले ही चल पड़ता है। जल्द लौट आना था, लेखक को जल्दी लौटना था, इसीलिए उसने अपने साथ किसी को नहीं लिया और अकेले ही उद्यान और उस बालक को देखने के लिए, मिलने के लिए चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। लेखक कहता है कि जब मैं जा रहा था तब तक 10 बज चुके थे। मैंने सड़क के एक किनारे पर देखा कि निर्मल सी धूप, यानी हल्की हल्की धूप थी और सड़क के किनारे पर उसी बालक ने छोटा सा कपड़ा बिछाकर अपने जादूगर का मंच सजा रखा था। मोटर रोककर मैं उतर पड़ा। जैसे ही लेखक ने उस बालक को देखा, उसने अपनी मोटर रोकी और वहीं पर वो उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। लेखक कहता है कि जब पहली बार उसने अपना यह खेल दिखाया था तो उसकी वाणी में जो प्रसन्नता थी, वो प्रसन्नता आज नहीं दिखाई पड़ रही थी। आज बालक लेखक को उदास नजर आ रहा था। खेल वही था, खिलौने वही थे। जो खेल उसने उस उद्यान में दिखाया था, वही खेल आज भी वो दिखा रहा था। लेकिन उसकी वाणी में, उसके बोलने में, उसके खेल दिखाने में जो खुशी, जो प्रसन्नता लेखक ने उद्यान में महसूस की थी, आज वो प्रसन्नता लेखक उस बालक के पास से महसूस नहीं कर पा रहा था। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था। लेखक कहता है कि वो अपने जादू दिखाकर लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने ये महसूस किया कि वो लोगों को हंसाना तो चाह रहा है, लेकिन खुद अंदर से कांप रहा हो।
मानो उसके रोए रो रहे हों। लेखक कहता है जैसे उसके शरीर का एक एक अंग उसके साथ रो रहा हो, यानी कि उसका पूरा शरीर किसी चिंता से कांप रहा था। मैं आश्चर्य से उस बालक को सिर्फ देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। लेखक कहता है कि जैसे ही उसका खेल खत्म हुआ, उसने उस भीड़ में से उसने अपने पैसे बटोरे और उसी भीड़ में से उसने मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। लेखक कहता है कि जैसे ही उस बालक की नज़र मुझ पर पड़ी, उसमें थोड़ी सी स्फूर्ति दिखाई दी, जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? लेखक कहता है कि जैसे ही बालक मेरे पास आया, मैंने उसकी पीठ को थपथपाते हुए उससे पूछा कि मुझे आज तुम्हारा खेल जमा नहीं, क्या बात है? यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप आए एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने देखा कि लेखक को देखकर बालक थोड़ा सा स्फूर्तिमान हो जाता है, यानी एक्टिव हो जाता है और लेखक के पास आता है। तब लेखक उससे कहता है कि आज तुम्हारे खेल को देखने में मज़ा नहीं आया, आज तुम मुझे प्रसन्न नहीं लगे। खेल दिखाते वक्त तुम्हारी आवाज़ में कोई भी प्रसन्नता दिखाई नहीं दी, क्या बात है? तब बालक लेखक को बताता है कि माँ ने कहा है कि आज जल्दी चले आना क्योंकि मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, यानी वो अस्थिर था, उसका मन अस्थिर था, वो स्थिर रूप में नहीं था, जैसे कुछ घबराया हुआ हो, जैसे उसके मन में कोई हलचल चल रही हो। उसी हलचल में उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि मेरी घड़ी समीप है, तो आज तुम तुरंत चले आना। तब लेखक कहता है कि मुझे उस पर थोड़ी सी गुस्सा आई और गुस्से में मैंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ के ऐसा कहने के बाद भी तुम खेल दिखाने आए हो। लेखक कहता है कि मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है, यानी जिसके पास जितना सुख होगा, जितना दुख होगा, उसी के हिसाब से उसकी सोच भी होती है। वो लड़का मुझे गलत लगा, लेकिन उसके पास दुख कितना है, वो किस दुख को लेकर यहाँ पर आया है, ये वही समझ सकता था, मैं नहीं। यानी हर इंसान अपने सुख दुख के हिसाब से ही सोच सकता है, उसी के अनुसार वो तुलना कर सकता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। मैंने ये सोचा कि माँ के ऐसा कहने पर भी बालक खेल दिखाने आया है, पर बालक की ज़रूरत क्या है, मैंने इसे समझने की कोशिश नहीं की। यानी कि हर इंसान की सोच उसके ही सुख दुख पर निर्भर करती है। दूसरों के सुख दुख को हर कोई नहीं समझ सकता। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। जैसे ही लेखक ने उससे गुस्से में कहा कि तुम्हारी माँ के ऐसा कहने पर भी तुम खेल दिखाने आए हो, उसके चेहरे पर मुझे वही हंसी दिखाई दी जो कार्निवल के मैदान में दिखाई पड़ी थी, यानी जैसे वो हंसकर मेरा अपमान कर रहा हो। उसने कहा क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने से जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। यानी कि बालक ने सिर्फ लेखक से इतना ही कहा कि क्यों नहीं आता, अर्थात पेट तो भरना ही है, पेट के लिए तो हमें काम करना ही पड़ेगा। लेकिन उसने इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम दिया, रुक गया। शायद उसे ऐसा लगा हो कि इससे ज़्यादा कुछ कहूँ तो शायद मेरा अपमान होगा, यानी लेखक का अपमान होगा। शायद वो मेरा अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए इतना ही बोलकर चुप हो गया। क्षण क्षण में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा जल्दी चलो। मोटर वाले मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। उसके इतना कहते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि समस्याएं चाहे कितनी ही बड़ी हो, पर पेट पालने के लिए हमें
काम करना ही पड़ता है। ये एहसास होते ही मैंने झट से उसके झोले को अपनी गाड़ी में फेंकते हुए उसे भी जल्दी से बिठाया और अपने मोटर वाले को यानी ड्राइवर को कहा कि जल्दी से चलो। मैं कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। लेखक कहता है कि मैं जल्दी से उस झोपड़े के पास पहुंचा। झोपड़े के पास पहुंचते ही बालक उस मोटर में से निकलकर उस झोपड़े के पास भागते हुए माँ माँ कहते हुए अंदर घुसा। मैं भी उस बालक के पीछे गया, लेकिन मैंने देखा कि उस स्त्री के मुंह से यानी उस बालक के माँ के मुंह से सिर्फ बेशब्द ही निकल पाया, यानी वो माँ अपने बेटे को बेटा भी नहीं कह पाई। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध यानी एकदम स्टैचू बन गया, निर्जीव हो गया। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। लेखक कहता है कि वो माँ अपने बेटे को पूरी तरह से बेटा भी नहीं कह पाई। सिर्फ बेशब्द ही उसके मुंह से निकला कि उसके दुबले पतले हाथ नीचे गिर पड़े और जादूगर उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगा और मैं स्टैचू बना उन्हें देखता रह गया। उस समय मुझे उस उजाले में भी सब कुछ अंधेरा जैसे नजर आया। एक जादू की तरह जैसे मेरे सामने सारी चीजें नाचने लगी, यानी दिन के उजाले में भी सब कुछ जादू की तरह अंधेर में हो गया। यहाँ पर एक छोटे से बालक की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उसकी आवश्यकताओं ने उसे जीवन से लड़ने की ताकत दी, किस तरह से वो चतुर बन गया, किस तरह से वो अपनी माँ का पेट पालता, अपनी माँ की दवाई कराता, अपना पेट पालता, यानी किस तरह से वो जीविका चला रहा था, किस तरह से एक नन्हे से छोटे से बालक ने अपने जिम्मेदारियों को निभाया। यहाँ पर आपका पाठ छोटा जादूगर पूरा होता है। इस पाठ के स्वाध्याय को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।